हाँ, बाबर के बारे में और पानीपत के युद्ध के बारे में बताने जा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। बाबर कौन? ये मुगल वंश का संस्थापक भारत में। मुगल वंश की नींव रखने वाला कौन? बाबर ने ही मुगल वंश की नींव रखा था। जन्म कब हुआ था? जन्म इसका हुआ था 14 फरवरी 1483 में। कब हुआ? 14 फरवरी 1483 में। 1483 में इसका जन्म हुआ। इसके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा इसके क्या थे? इसके पिता थे उमर शेख मिर्जा। जब ये लगभग 11.5 वर्ष का था तो इसके पिता की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। यानी इसके पिता की 1494 ईस्वी में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इसके पिता क्या थे? इसके पिता जो थे ये फरगना के क्या थे? फरगना के ये अमीर थे। यानी फरगना जो है वहाँ के समझ जाइए सरदार थे, राजा थे। और उनकी मृत्यु होने के पश्चात ये 11.5 वर्ष में इसको क्या हुआ? 11.5 वर्ष में इसको फरगना का जो है राजा बना दिया गया। बड़ी जिम्मेदारियां थी, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी थी। ये तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन करता रहा। 1501 में समरकंद पर, अब ध्यान देना यहीं से शुरुआत हो रही है। 1501 में समरकंद पर मोहम्मद शाहबानी ने क्या किया? इसको हरा दिया। यानी समरकंद पर क्या किया? कब्जा। समरकंद पर इसने कब्जा कर लिया मोहम्मद शाहबानी ने। और इसको विवशता पूर्वक यानी विवशता कारण क्या हुआ? इसको जो है भागना पड़ा और भागकर जो इधर उधर छिप कर रहने लगा। काफ़ी दिन छिपने के बाद लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, अपनी बातों से, अपनी समझ से, अपनी सोच से, अपनी बुद्धि से लोगों को ये इकट्ठा करना शुरू किया। चूंकि ये फरगना का रहने वाला था। फरगना कहाँ? उज़्बेकिस्तान के ये लोग रहते थे। और ये जो है क्या हुआ? वहीं के आसपास जो है गांव में छिप छिपा के रहने लगा और लोगों को इकट्ठा करता गया। और उसके बाद उसने फिर असफल प्रयास किया समरकंद पर मोहम्मद शाहबानी को हराने के लिए, लेकिन फिर विफल होने के बाद इसको मजबूरन वश कहाँ भागना पड़ा? काबुल। अब ये काबुल में तो आया। काबुल में जब ये आया तो अब सुनिए, अब यहाँ से सुनिए कहानी इसकी। काबुल में जब ये आया 1504 ईस्वी में, इसने क्या किया? इसने अपने चाचा उलुग बेग को 1504 ईस्वी में, कब? 1504 ईस्वी में इसने क्या किया? अपने चाचा उलुग बेग, यानी इसके जो चाचा थे उलुग बेग, उनको क्या किया? इसने हरा दिया। और हराने के बाद ये वहां का क्या बन गया? राजा बन गया। यही नहीं रुका, 1507, अब देखिए इसका किस्सा देखिए। 1507 में इसने क्या किया? कांधार पर भी कब्जा कर लिया। कांधार यानी कि क्या है? ये जो है अफगानिस्तान का एक नगर है जो आजकल व्यापारिक नगर बन चुका है। व्यापार वगैरह वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, फल वगैरह वहाँ ज़्यादा मिलता है। कांधार पर भी कब्जा कर लिया। अब कांधार पर कब्जा करने के बाद, अब चूंकि ये 1483 में पैदा हुआ, लगभग 11.5 वर्ष में क्या हुआ? लगभग 11.5 वर्ष में ये जो है वहाँ समरकंद का जो है ये राजा बन गया। समरकंद हारा मोहम्मद शाहबानी से। मोहम्मद शाहबानी से कैसे हारा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और उसके बाद ये जो है 1504 1507 यानी 83, 17 ये और 7 ये, कितना हो गया? 24 वर्ष। अब ये 24 वर्ष का हो चुका था। लेकिन कांधार जब ये पहुंचा था अपनी सेना को लेके, जो बची कुची टुकड़ियां थी, लोगों को जो इकट्ठा किया था, सरदारों वगैरह को और लोगों को अपनी बातों से, अपनी समझाकर, अपनी बुद्धि नीति से, ये हिंदूकश पहाड़ी को पार करता हुआ, हिंदूकश क्या? हिंदूकश एक बर्फ की पहाड़ी। क्या? एक बर्फ की पहाड़ी। बर्फ की पहाड़ी को पार करता हुआ ये पहुंचा कहाँ? काबुल। अब ये बर्फ की पहाड़ी में, अब इसके सैनिक में लगभग, इसके सैनिक उस समय थे 15,000 जब हिंदूकश ये पार कर रहा था। और हिंदूकश पार करते करते लगभग इसके बचे 13,500 या 14,000 के आसपास। क्यों? क्योंकि बर्फ इतनी ठंडी वगैरह थी और इतने मौसम की चेंजिंग थी, और उसके अलावा इतनी ज़्यादा जो है चलना पड़ रहा था कि कई लोग बीमार हुए, मर गए, कितने बेचारे जो है नष्ट हो गए, तबाह हो गए।
फिर भी वो हिम्मत नहीं आ रहा। अंततः जो है वो क्या हुआ, वो जो है हिंदू कुश की पहाड़ी पार करके काबुल पहुंच गया और काबुल में उसने उलुग बेग को हराया। और 1507 में, कब, 1507 में उसने जो है कांधार पर कब्जा कर लिया। कांधार पर कब्जा करने के बाद अब सुनिए, इसका निगाह जो थी कहाँ थी, इसकी निगाह जो थी दिल्ली पर थी। अब दिल्ली का राजा कौन, दिल्ली का राजा जो है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कौन, इब्राहिम लोदी जो है सिकंदर लोदी का पुत्र, लोदी वंश का अंतिम शासक। अब ये दिल्ली में कौन था, इब्राहिम लोदी था। अब सुनिए, अब यहीं से इंटरेस्टिंग शुरू हो रहा है। इब्राहिम लोदी, अब देखिए, इब्राहिम लोदी से दो लोग बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। एक उसका था आलम खां लोदी, यानी आलम खां लोदी यानी उसका चाचा था, आलम खां लोदी यानी उसका चाचा। और एक आलम खां हो गए और एक जो था दौलत खां। अब सुनिए, ये एक आलम खां और एक दौलत खां, कौन, इसके कट्टर विरोधी, यानी इब्राहिम लोदी से नफरत करने वालों में, इब्राहिम लोदी के नफरत करने वालों में कौन था, ये था आलम खां लोदी, दौलत खां लोदी, एक चाचा। और एक पंजाब प्रांत का यानी लाहौर प्रांत का क्या था, लाहौर प्रांत का समझ जाइए वो राज्यपाल था, सरदार था, कौन, दौलत खां। अब दौलत खां क्या चाहता था, अब सुनिए, और ये आलम खां क्या चाहते थे। आलम खां चाचा थे और वो चाहते थे दिल्ली की राजगद्दी वो संभाले, लेकिन मिल गई इब्राहिम लोदी को। अब जब इब्राहिम लोदी को मिल गई तो अंदर से जो कचोट होती है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है। अंदर से कचोट रह गई कि मैं क्यों नहीं बना दिल्ली का बादशाह, सुल्तान। इब्राहिम लोदी बन गया उनका भतीजा और ये नहीं बने आलम खां। अब यहाँ पे देखिए, आलम खां और दौलत खां, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने, अब चूंकि वहाँ पर कांधार और काबुल ये अफगानिस्तान पर बैठा हुआ था बाबर। अब बाबर की निगाह क्या थी, उल्लू की निगाह दिल्ली पे। वो तो चाहता था कि दिल्ली पर जो है हम कब जो है बैठेंगे। इब्राहिम लोदी के पास, इब्राहिम लोदी के पास, अब सुनिए, अब यहां से और इंटरेस्टिंग, इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिक थे और 1000 हाथी थी। 1 लाख सैनिक और 1000 हाथी, 1 लाख सैनिक और 1000 हाथी का बल उसके पास था। और बाबर के पास क्या था, बाबर के पास लगभग 13,000 सैनिक। अब 13,000 सैनिक 1 लाख सैनिक का सामना कैसे करेंगे भैया, कोई सवाल ही नहीं है। 13 7 91, 13 8 104, लगभग 8 गुना फर्क। अब 8 गुना फर्क, और 8 गुना फर्क में कोई सवाल ही नहीं है कि 8 आदमी को एक आदमी अकेला मार दे। वो तो फिल्मों में होता है, भाग भूख भाग, हीरो मारिन, क्यों भाई, या डिशुम करके ढा ढू, वो तो फिल्म में चल जाता है। लेकिन क्या हकीकत में 8 लोग को एक आदमी मार पाएगा भैया? 8 लोग को एक आदमी मार पाएगा ही नहीं भाई। 4 भेड़िया तो मिलकर शेर का भी शिकार कर लेंगे। तो जब, अब जाहिर सी बात है, अब उसको जो है अधिक बल की आवश्यकता थी। अब चूंकि इसके चाचा इब्राहिम लोदी से बड़ी नफरत करते थे और जो वो था दौलत खां था, ये इससे अपमानित हो चुका था इब्राहिम लोदी से। इब्राहिम लोदी इसको बड़ा अपमानित किए थे, और अपमानित किया हुआ व्यक्ति जो है वो भी बड़ा खतरनाक होता है। वो भी अपना बदला लेना चाहता है, वो भी अपना बदला लेना चाहता था, वो भी दिल्ली की राजगद्दी पे बैठना चाहता था। मजा आ गई। इधर से राणा सांगा आ गए, मेवाड़ के सो अलग। अब देखो मजा, राणा सांगा भी आ गए। अब और मजा देखो भाई, राणा सांगा जी आ गए। राणा सांगा जो है वो मेवाड़ के राजा थे और वो भी जो है क्या करना चाहते थे, वो भी दिल्ली की सल्तनत पर बैठना चाहते थे, दिल्ली की गद्दी संभालना चाहते थे। 3 लोग, यानी एक तरफ जो है दौलत खां और एक तरफ जो है आलम खां और एक तरफ राणा सांगा। तीनों ने कहा कि आओ और इब्राहिम लोदी कराओ। इब्राहिम लोदी जो है थोड़ा सा निरंकुश था। निरंकुश का मतलब थोड़ा सा कट्टर था। वो मतलब लोगों पर अत्याचार वगैरह करता था। वहाँ की जनता भी उससे परेशान रहती थी इब्राहिम लोदी से, ये सत्य है। और उससे जो है आलम खां दौलत खां तो नाराज रहते ही थे। अब देखो मजा। अब बाबर ने क्या किया, बाबर को जब निमंत्रण मिला, जब उसके एक खास जो है ये आलम खां का जो है वो गया दूत बनकर उसको निमंत्रण भेजने, वो तो बोला हा 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 हा,
इसी तो फिराक में हम थे, यही तो हम चाहते थे, मगर मांग रहे थे लड्डू, मिल गया रसगुल्ला। यहाँ 3 लोग सपोर्ट भी मेरा कर रहे हैं। राणा सांगा से बोला कि तुम्हें दिल्ली दे देंगे। आलम खां तो चाहते ही थे दिल्ली बैठने के लिए, सोचे कि बाबर आएगा, इब्राहिम लोदी को मारेगा, हमको जो है दिल्ली का राजा बनाएगा और अपना चला जाएगा। इधर ही महाराज दौलत खां तीनों लोग से बोला ठीक मिल जाएगा, जो मांगोगे मिलेगा। अब तीनों लोग बड़ा खुश अंदर अंदर, अभी नहीं सोच रहे हैं कि आप बैल मुझे मार वाला मामला चल रहा है कि आओ और मुझे मारो। भाई इन लोग के तरीके, इन लोग के हिसाब से तो भाई आप बैल मुझे मारे वाला हिसाब था। बैल कौन? बैल जो है बाबर। और इन लोग क्या थे? इन लोग समझ जाओ जो है लात खाने वाले लोग में थे। अब सुनिए अब क्या हुआ। अब जो है इन लोग, अब बाबर क्या किया, बाबर जो है पानीपत के युद्ध से पहले जो है 4 बार ऑलरेडी आक्रमण कर, 4 बार ऑलरेडी जो है लड़ चुका था। और उसने आसपास की जगहों पर क्या किया, नियंत्रण बनाना शुरू किया। क्योंकि हरियाणा के पानीपत के मैदान में लड़ाई लड़ना था, तो आसपास के गांव में इसने क्या किया, आसपास के गांव में लोगों से जानकारियां हासिल की। क्योंकि देखिए बड़ा जिज्ञासु था, और बाबर के सेना में टुकड़ी तो बहुत छोटी थी, लगभग 13,500-14 हज़ार के आसपास। लेकिन बाबर के सेना में जो सैनिक थे वो बड़े अनुभवी और उम्रदराज थे, वेटरन उम्रदराज थे। उम्रदराज होंगे तो एजेड होंगे, एजेड होंगे तो अनुभवी होंगे, अनुभवी थे। तीरंदाज बड़े जबरदस्त थे, तोप थी, बंदूकें थी, और उसके सैनिक थे। और सैनिक भी कौन? उसके सैनिक जो है युद्ध में एकदम कुशल हो चुके थे, क्योंकि इतना युद्ध लड़ लिए थे कि युद्ध कौशल में माहिर हो चुके थे। अब देखिए अंततः 21 अप्रैल 1526 ईस्वी आ गई, आया। अब हम बात कर रहे थे अगल बगल गांव से जानकारी इकट्ठा किया, और जो है इसने क्या किया, गांव वालों से बैलगाड़ियां खरीदना शुरू किया। बैलगाड़ी क्यों? अब लोग सोचे बैलगाड़ियां क्या करेगा। बैलगाड़ी जो है युद्ध कौशल में लगाई जाने वाली चीज़ थी, जो उस समय बहुत कम लोग लगाते थे। यानी युद्ध कौशल में बैलगाड़ियों को जो है लगाना जो है कारगर साबित होता था, ये बाबर जानता था। और बाबर ने तुगलुमा नीति पर काम किया, यानी तुगलुमा नीति के तहत जो है इसने जुड़ा। अब सवाल उठता है कि ये तुगलुमा नीति क्या है, ये तुगलुमा युद्ध क्या है। देखिए तुगलुमा नीति जो है ये क्या है, ये जो है क्या कहते हैं उसको, ये अफगानिस्तान के आगे उज़्बेकिस्तान, ये उज़्बेकिस्तान वाले जो है इसको उज़्बेक लोग इस्तेमाल करते थे। तुगलुमा नीति उज़्बेक लोग इस्तेमाल। अब चूंकि बाबर कहाँ का था, उज़्बेक का था, उज़्बेकिस्तान का था, भाई समरकंद फरगना वगैरह वहीं पे है। तो उज़्बेक नीति पे इसने तुगलुमा नीति जो है उज़्बेक लोग इस्तेमाल करते थे, और तुगलुमा नीति पे उसने काम करना शुरू किया। यानी युद्ध में तुगलुमा नीति जो है वो युद्ध लड़ना चाहता था। अब तुगलुमा नीति क्या, वो कहाँ से सीखा? मोहम्मद शाहबानी, मैंने कहा था ना, मोहम्मद शाहबानी से जब ये समरकंद का युद्ध हारा था, समरकंद का युद्ध जब ये मोहम्मद शाहबानी से ये हारा था लगभग 1501 ईस्वी में, तो मोहम्मद शाहबानी ने ये नीति अपनाई थी, चूंकि वो भी था उज़्बेक, और वहाँ पे ये नीति चलती थी। लेकिन भारत में कोई ये नीति जानता ही नहीं था ये तुगलुमा नीति है क्या। अब तुगलुमा नीति क्या है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। अब ये क्या किया कि मोहम्मद शाहबानी ने समरकंद के युद्ध में बाबर हारा था। अब बाबर चूंकि हारा था और वो उस मतलब युद्ध में देख चुका था कि क्या नीति होती है, कैसे लड़ा जाता है, और ये मोहम्मद शाहबानी से सब कुछ सीख चुका था। तुगलुमा नीति का मतलब होता है कि कुछ सैनिक इधर, कुछ सैनिक बाईं ओर, कुछ सैनिक दाईं ओर, आप सुनिए मजा, और कुछ सैनिक पीछे की ओर इधर बीच में, और इधर बैलगाड़ियाँ वगैरह तोप वगैरह भी हैं, सब लगा दी गई। और उसने जो है गांव से जो है जानकारी लिया, और बीच बीच में इसने गड्ढा भी कर दिया फीट का, 10-10 फीट का, और ऊपर झाड़ी फाड़ी रख दिया ताकि लोग समझ ना पाए कि नीचे गड्ढा है। वहाँ पे भी कई इब्राहिम लोदी के सैनिक गिर के मर गए बेचारे। अब सुनिए, जितनी तेजी से ये आगे बढ़ते थे उतना ही तेजी से ये बीच वाले सैनिक जो
पानीपत का युद्ध चल रहा था, उतने ही तेजी से ये पीछे हटते थे और ये इधर से तीरंदाजी करते हुए, ये भी तीरंदाजी कर रहे हैं, ये आगे बढ़ते थे। और जब सैनिक लोग जब आगे की ओर आ जाते थे तो ये इधर से, ये इधर से गड़ाप, मतलब ऐसे, मतलब एक तरीके से अर्धचंद्राकार नीति। ये इस नीति पर जो है ये देखिए, इधर सैनिक और इधर सैनिक, ये जितनी तेजी से आगे जाते थे पीछे आने का भी इनको बहुत तेजी से निपुणता थी। तो ये जो है एक घेरा बनाते थे, लालच देते थे, ले आओ, मतलब जैसे दिया जाता है ना, कुत्ते को रोटी दी जाती है तो आओ आओ, तो ये इस तरीके से लालच दे के पीछे हटते थे, इधर से घेराव हो रहा है, इनको पता ही नहीं, और ये गड़प, काम खत्म। ये तुगलमा नीति। और इस नीति के आधार, अब चूंकि 1 लाख भाई उसके इब्राहिम लोदी के 1 लाख आदमी मायने रखते हैं यार, और कहाँ ये बेचारा जो है 14-15 हज़ार लेकर पहुंचे थे बाबर। तो इसने जो है वही रणनीति अपनाई। और क्या हुआ, युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो ये जो है पानीपत का युद्ध सन 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी हार गया। कौन साबित हुआ? पानीपत के युद्ध में बाबर को जिताने में 3 अहम रोल, सुन लीजिए आप, 3 अहम रोल, एक उसकी तोप, एक उसके बंदूक और तीरंदाज वगैरह जो थे, और एक ये तुगलमा नीति पे जो काम किया था इसने। मतलब ये युद्ध कौशल कोई जानता ही नहीं था ना, उज़्बेक लोग इस्तेमाल करते थे, और ये उज़्बेक का था, उज़्बेक से सीख के आया था, मोहम्मद शाहबानी से हारा था। और हारा हुआ आदमी जो है सीखेगा जरूर, जो आदमी ठोकर खा चुका होता है ना, वो बहुत तेज जल्दी कोई चीज़ सीखता है। वो सीख चुका था और वही नीति पे जो है यहाँ पे उसने निर्णय लिया कि मैं इसी नीति पे काम करूँगा, तुगलमा नीति पे उस पर युद्ध लड़ूंगा। और उसने लड़ा और विजय प्राप्त कर ली। राणा सांगा सोचिन की अब तो हमको दिल्ली मिले गई, उधर दौलत खां और आलम खां भी बड़ा, अब तो दिल्ली हमरी हो ही गई। इन्हों लोग को गड़ा, काम खत्म। राणा सांगा को क्या किया, मात्र 10 घंटे में जयपुर के पास जो वहाँ पे क्या कहते हैं, जयपुर के पास जो इलाका है खानवा के मैदान में युद्ध में जो है 1527 ईस्वी में क्या किया, इनको भी हरा दिया। इन्हों को बोला कि चलो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ और इनको भी हरा दिया। मार्च 1527 में राणा सांगा भी मार इधर से खूब जबरदस्त, मात्र 10 घंटे में उसके तीरंदाज बाबर के और तमाम तोपखाने उसकी आग बरस रही थी। इतनी तेज आवाज थी कि इब्राहिम लोदी वाले पानीपत के युद्ध में सब सैनिक डर गए थे। कुछ तो भाग गए बाबर की तरफ, कुछ तो भागे, और कुछ तो बेचारे जो है गड्ढे में या तोप से या बंदूक से या तीर से मर गए, क्योंकि ऐसे घेराव हो गया था ना अर्धचंद्राकार रूप में। और वही हाल जो है इनके साथ हुआ, राणा सांगा का हुआ। राणा सांगा 10 घंटे में हार गए खानवा का युद्ध। आज भी वहां पे जाइए तो खानवा के पहाड़ियों में जो है वो गोली की और उस सब की जो है निशान मौजूद है। 10 घंटा लगा था, सुबह 7:30-8 बजे शुरू हुआ था, शाम में 6-6:30 बजे युद्ध समाप्त। तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा हारे और ये गए, और उसके बाद जो है बाबर यही चाहता था, और बाबर ने जो है दिल्ली में अपना झंडा गाड़ दिया और मुगल वंश की स्थापना कर दी। यानी मुगलों का शुरुआत यहीं बाबर, मोहम्मद जहरुद्दीन बाबर से हो गई। और उसने घाघरा और चंदेरी का युद्ध ये सब जीता। अब उसके बाद क्या हुआ कि इसकी मृत्यु भी हो गई 1530 ईस्वी में। 1530 ईस्वी में जो है ये बाबर क्या हुआ, ये जो है मर गया। लेकिन कहा यह जाता है कि इसका जो बेटा हुमायूं था, एक तरफ देखिए, हाँ, पानीपत के युद्ध में हुमायूं एक तरफ संचालन कर रहा था और एक तरफ इसके युद्ध का संचालन इसके कुछ खास जो वफादार लोग थे वो कर रहे थे। अब बीच में इसके सैनिक, ऐसे ही गया था अर्धचंद्राकार रूप में। खैर ये तो हो गया। तो हुमायूं की तबीयत बहुत खराब हो गई। वैद्य लोगों ने कहा कि बचने का कोई चांस नहीं है, अब तो ऊपर वाला मालिक। तो इसने पलंग के किनारे हुमायूं के ऐसे चारों ओर चक्कर लगाया और बोला कि या अल्लाह, हे भगवान, आप मुझे ले लो लेकिन मेरे बच्चे को बख्श दो, मतलब मेरे बच्चे को छोड़ दो। इसका कहना था कि मेरे बच्चे को आप जो है छोड़ दीजिए, मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए।
और चमत्कार लोग मानते हैं कि उसी दिन से हुमायूं ठीक होने लगा धीरे धीरे, और ये जो है बाबर जो है धीरे धीरे क्या हुए, तबीयत खराब होने लगी, गिरने लगे। और 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में क्या हुआ, बाबर का डेथ हो गई, इंतकाल हो गया। तो इस तरीके से पानीपत का युद्ध जीता गया और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की और मुगल वंश का जो है राज कायम कर दिया भारत में। और तब से मुगलों का राज चला। वो आगे कितना चला वो मैं बाद में अपलोड करूंगा बेटा। तब तक के लिए धन्यवाद। शब्बा खैर दोस्तों, शुभ रात्रि।